दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं और जमकर मेहनत कर रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 मैट्रिसेस ऑफ व्यू। ओके, चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑफ व्यू। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इवन IIT JEE में भी क्वेश्चन पूछता है, NDA में भी क्वेश्चन इससे उठा के पूछ देता है। अगर आप लोग 12th के साथ साथ NDA का प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, उसमें 1-2 क्वेश्चन मैट्रिक्स से आता ही आता है। तो ध्यान से आप लोग मन लगा के पढ़िएगा। और अगर आपका सपना है मोर देन 96, 97, 98 मार्क्स मैथ में स्कोर करना, तो एक सिंपल तरीका है। जो भी चैप्टर आप पढ़िए, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद कंप्लीट तरीके से एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से आप उसको सॉल्व करिए। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी कमी पता चलेगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? हार्डवर्क करेंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही आप हार्डवर्क करके जितनी भी कमियां हैं आपकी, आपने उसको क्या कर दिया? निकाल के बाहर फेंक दिया और अपने अंदर परफेक्शन ला दिया। तो इसके बाद क्या होगा? आराम से आप इजिली आप मोर देन 97, 98, 99 मार्क्स, इवन 100 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, अगर रेगुलरली आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फॉलो करिए। और कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप अचीव न कर सकें, केवल आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और पढ़ाई करिए जम के, परंतु उसके साथ साथ थोड़ा समय निकालिए और थोड़ा मस्ती करिए और अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स क्लास 12 का है, चैप्टर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली इसका यूज कहाँ करते हैं? केवल मैथमेटिक्स में यूज नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका हम लोग मैथमेटिक्स में करते ही करते हैं, साइंस में भी करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में भी करते हैं, बहुत जगह करते हैं। मेन क्या होता है? जब आप किसी रिकॉर्ड को रखना चाहते हो, मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा है, अब उसको आप अगर रखना चाहते हो सिंपल वे से, अगर सिंपल तरीके से आप रखना चाहते हो तो मैट्रिक्स एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है उसके लिए। सिंपल से मैट्रिक्स फॉर्म में रख लीजिए आप, आराम से आपका डेटा, बहुत ज्यादा डेटा आराम से रखा जा सकता है, एक सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से रखा जा सकता है। इसका बहुत जगह हम लोग उपयोग करते हैं और एक एक करके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, और एक प्रकार का क्या है, जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेक्टेंगुलर एरे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है सब चीज आगे हम लोग देखेंगे। ओके, मान लीजिए कोई कोई लड़का है ए, उसके पास 20 नोटबुक है। क्या है? 20 नोटबुक्स हैं। उसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने क्या रख दिया? 20। ये बॉक्स आपको क्या बता रहा है? यह बॉक्स एक तरीके से बता रहा है कि बॉक्स के अंदर जो 20 है वो नोटबुक है किसका? इस लड़के का। ओके, चलिए अब इस लड़के के पास क्या है? 15 पेन आ गया, 15 पेन्स भी आ गए इसके पास। ओके, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इस बॉक्स को क्या कर दिया? थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब ये दिखा रहा है कि 20 नोटबुक है और 10 पेन है उसके पास। ये तो अभी एक ही लड़का है। अगर मान लीजिए एक से अधिक लड़के हों या बच्चे हों तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई बी है और सी है। बी के पास 30 नोटबुक है और 20 पेन है। 30 नोटबुक और 20 पेन। सी के पास कर सकते हैं 40 नोटबुक है और 40 पेन है। ओके, तो अब कैसे इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे? तो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं? एक टेबल के फॉर्म में रखते हैं, टैबुलर फॉर्म में। देखते हैं, समझते हैं उसको। जैसे ए है, बी है, सी है। हमने क्या बनाया? यह नोटबुक है, यह पेन का कॉलम है। रो और कॉलम तो आप लोगों को पता ही है। जैसे आप लोग क्लास में जाते हो, टीचर बोलता है ना कि पहले रो में बैठ जाओ, दूसरे रो में बैठ जाओ, या तो पहले रो के दूसरे कॉलम में बैठ जाओ, ऐसा कुछ बोलता ही है।
ओके, तो ठीक उसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। जो वर्टिकल होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। ओके, जैसे मान लीजिए अब ए के पास कितने नोटबुक है, 20 है, और कितने पेन है, ए के पास 15 है। ओके, अब ए के पास 20 नोटबुक 15 पेन, इसको क्या ए क्या हो गया, एक तरीके से रो हो गया। एक रो 2 कॉलम में ए का जो डेटा है वो आ गया। ए के पास क्या क्या है, नोटबुक है और पेन है, समझ में आ गया। अब बी के पास कितना है, 30 नोटबुक है और 20 पेन है। सी के पास कितना है, 40 नोटबुक है और 40 पेन है। हमने क्या किया, जो ए बी सी के पास नोटबुक्स और पेन्स थे उनको एक टैबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब इसी टैबुलर फॉर्म को एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर हम लिखते हैं तो क्या होता है, एक तरीके से मैट्रिक्स होता है। देखते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, आप समझ में आ गया। अगर आपके पास ये सब नहीं है, अगर आपने इस टेबल को देखा, अगर आपने इस टेबल को देखा तो तुम बता देंगे कि ए के पास 20 नोटबुक है और 15 पेन है, बी के पास 30 नोटबुक है और 20 पेन है, सी के पास 40 नोटबुक है और 40 पेन है। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आएगी। ये देखो आपके जो डेटा है, जो आपका रिकॉर्ड है, इस टेबल ने आसान बना दिया, टेबल ने आसान बना दिया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, इस तरीके से मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। और मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, मान लीजिए अब इसी को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, 20 15 30 20 40 40। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये ए का इंफॉर्मेशन है, या बी का इंफॉर्मेशन है और सी का इंफॉर्मेशन है। यह क्या दिखा रहा है, यह नोटबुक को बता रहा है, यह पेन को बता रहा है। और ध्यान दीजिएगा इस जो वर्टिकल होता है, अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और जो उसके अंदर ये होता है, जो जैसे 20 है 15 है 30 है 20 है 40 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट या मैट्रिक्स का एंट्री। जो मैट्रिक्स के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं वो बोल देंगे, या तो एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक, हम लोग क्या सिंपली बोल देते हैं, इसको एलिमेंट है किसका, मैट्रिक्स का। समझ में आ गया, पक्का, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है। ये क्या है, सेकेंड रो है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, थर्ड रो है। और यह फर्स्ट कॉलम है, पहला कॉलम है। और यह दूसरा कॉलम है, यह पहला कॉलम है, यह दूसरा कॉलम है। जो ये वर्टिकल होती है मैट्रिक्स के अंदर उसको कॉलम बोलते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं। बात समझ में आ गई, पक्का 100%। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाते हैं, गॉट इट। तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेक्टेंगुलर एरे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, ए के पास 20 पेन 15 पेन 20 नोटबुक 15 पेन है, बी के पास 30 नोटबुक 20 पेन है, सी के पास 40 नोटबुक 40 पेन है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग रो और डेटा में स्टोर कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा और देखते हैं। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके हम लोग हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये आपके 12th स्टैंडर्ड का सबसे सिंपल टॉपिक है। जैसे आप मान लीजिए, अब मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, इधर ध्यान दीजिए। ऑर्डर हम किसे कहते हैं, किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जितने कितने रो हैं, मान लीजिए अगर इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है,
तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर केवल दो रो है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2, तो मतलब 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? हमेशा ध्यान दीजिए, रो क्रॉस कॉलम, ये रो होता है पहला वाला और ये वाला हमेशा कॉलम होता है हमेशा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। ये जो मैट्रिक्स है 2/2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो 2/2 का मैट्रिक्स है। तो अब मल्टीप्लाई नहीं कर देना है कि हाँ 4 का ऑर्डर है, नहीं, 2/2 का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 रो है उस मैट्रिक्स के अंदर और 2 कॉलम है जिसके अंदर रिकॉर्ड फिट है, मतलब स्टोर है। बात समझ में आ गई? अब हमारे पास मान लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है। अभी सब हम लोग देखेंगे, परेशान मत होइएगा। जिसमें 2 कॉलम है, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो है और 2 कॉलम है। इसको कैसे लिखेंगे? इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? हमेशा ध्यान दीजिएगा, रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। क्यों? क्योंकि 3 रो है इसमें और 2 कॉलम है। समझ में आ गया? पक्का? तो हम लोग ऐसे क्या फाइंड करते हैं? रो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है तो पूछा जा सकता है कितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर। अब आप सोचिएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट होंगे। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 एलिमेंट होंगे। अगर हमको केवल ऑर्डर पता है तब पर भी हम बता सकते हैं कितना एलिमेंट होगा। जैसे इसका कितना एलिमेंट होगा? अब 3 रो है 2 कॉलम है तो इसका 6 एलिमेंट होगा। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट मतलब जो इसके अंदर डेटा स्टोर है वो जब बात समझ आ गई? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिए, ऐसे हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, परेशान मत होइए, सब बेसिक समझ लीजिए एक बार। ओके, और देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन क्या करना, समझ लीजिए आराम से। बेसिक्स देते हैं उसको समझिए आप। और हमेशा कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, मतलब कुछ भी हो, जैसे A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ऐसे। ओके, गॉट इट? रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में कैपिटल लेटर डिनोट होता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसमें m रोज है, m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है इसमें। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान दीजिए, कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया A, मान लिया क्या है? m नंबर ऑफ रोज है, रो m है, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 टिल m। ठीक उसी तरीके से कॉलम कितने हैं इसमें? n कॉलम है। जैसे मान लीजिए, अब कोई छोटा सा मैट्रिक्स मान लीजिए, कोई छोटा सा अभी है, ये जो पहला एलिमेंट होता है, देखिए ये क्या है? हमने यहाँ पे लिख दिया 3 4 7 और 9, ऐसा लिख दिया। ये है हमारा मैट्रिक्स A, क्योंकि हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर A B C D कुछ भी आप रिप्रेजेंट करिए। अब ध्यान दीजिए, ये पहला मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है। अब अगर इसको देखेंगे हम तो ध्यान से देखिएगा, ये रो होता है, ये भी रो होता है और एक कॉलम होता है, ये कॉलम होता है। आपको देख के क्या लगता है? ये पहला रो है और दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? पहले रो का और पहले कॉलम का, पहले रो का पहले कॉलम का, मतलब यह हम लिख सकते हैं A11 इज इक्वल टू 3। A11 एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है जो मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये क्या है 1 1, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है, देखिए पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है 3 है, लिख सकते हैं। इधर देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब A12, हमेशा रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं, ओके। पहला रो दूसरा कॉलम A12 कितना होगा यार 2 हो जाएगा। अब इधर देखिए दूसरा रो पहला कॉलम A21, दूसरा रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा 7, इसको समझिएगा। इधर देखिए ये क्या है दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब A22 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गई किस तरीके से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लोग दिखाते हैं। ये क्या है A11 क्या है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, क्योंकि ये इसके किसके बराबर है 3 के, तो 3 हो गया 4 है, ये 4 है, 3 हो गया 4 हो गया 7 हो गया 9 हो गया, ये सब क्या है एलिमेंट्स हैं किसके मैट्रिक्स ए के। गॉट इट, पक्का। तो ठीक उसी तरीके से हमने क्या दिया, इस मैट्रिक्स के लिए m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, ओके। गॉट इट। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। पहला रो है पहला कॉलम है, तो A11 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम, प्लस इंटू डॉट 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 पहला रो और nth कॉलम, यह nth कॉलम है, nth कॉलम है, ध्यान दीजिएगा। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो nth कॉलम, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, ओके। तो अब इधर देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, डॉट डॉट डॉट, दूसरा रो nth कॉलम, लिख सकते हैं। ये है क्या इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तीसरा रो पहला कॉलम, क्योंकि देखिए ये तीसरा रो है कि नहीं, केवल तीसरा रो है कि नहीं, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो nth कॉलम सॉरी, इधर देखिए डॉट डॉट डॉट, अब nth रो मतलब mth रो, m नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे देखिए m रो, अब m क्या हो सकता है 10 20 30 5 6 7 50 100 200 300 400 1000 2000 जितना भी हो, ओके, इसलिए डॉट डॉट कर दे रहे हैं। पहला कॉलम mth रो दूसरा कॉलम, mth रो तीसरा कॉलम, लास्ट में क्या हो जाएगा m रो, m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ मतलब m रोज और n कॉलम। गॉट इट, बोलिए समझ में आ गया। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें इसका अगर पूछ दिया जाए क्या ऑर्डर है, तो देखिए कितने रो है इसमें, 1 से लेके m तक, मतलब m रो है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इनटू, इनटू मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब बाई, इसको हम लोग कैसे बुलाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, m क्रॉस जो भी है या m बाई, कितने कॉलम है n, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n ऑर्डर का होगा या m बाई n ऑर्डर का। ये जो मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, इसका मतलब क्या है m रोज हैं उसमें और n कॉलम्स हैं, और टोटल एलिमेंट कितना होगा उसमें, m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा उस मैट्रिक्स में। समझ में आ गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरे आई जे m क्रॉस n। अब यहाँ पे i और j क्या है, i ध्यान दीजिएगा, जो रो है हमने उसको i दिया है, तो रो किससे देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट ही होगा, लेस देन आर इक्वल टू m होगा, ये तो रो हो गया समझ में आ रहा। i जो है रो से बड़ा नहीं हो सकता, देखिए i क्या है 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट टिल m तक होगा, मैक्सिमम m तक होगा, इसलिए i का कंडीशन क्या लगा दिया हमने, i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू m। जो ये j है वो क्या होगा, अब देखिए i पहले j दूसरा है,
तो जे क्या है, कॉलम है, 1 2 3 डॉट डॉट एन। तो आई जो है हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, लेस देन आर इक्वल टू एन होगा। और सॉरी जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, लेस देन आर इक्वल टू एन होगा। बात समझ में आ गई? पक्का? इसको जो ये बड़ा सा मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में, छोटे से फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे। ओके, आई और जे बताएगा कौन सा एलिमेंट है एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यह एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? एम इंटू एन, एम एन एलिमेंट होंगे इसके अंदर। बात समझ में आ गई? अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आएगा। अब थोड़ा सा कुछ और देखते हैं टॉपिक, मतलब इसी में क्वेश्चन देखते हैं इस पर, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इधर ही देख लीजिए, देखिए हमारे पास क्या है, 4 है, 7 है, 9 है, 11 है। यह कोई मैट्रिक्स ए है हमारा, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं मैट्रिक्स। अब इसको इस तरीके से हम देखना चाहते हैं। तो आपको पता है यह जो होता है हॉरिजॉन्टल, यह रो होता है। कितने रो हैं? 1 और 2। ये जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, कॉलम कॉलम, रो रो। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो एलिमेंट है 4, ये क्या है? पहले रो पहले कॉलम है कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? A11 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो 4 है। पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है? 4 है। देखिए दूसरा रो पहले कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो पहले कॉलम का एलिमेंट 9 है। पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट 7 है। पहला रो देखिए, दूसरे कॉलम को देखिए, मतलब 7 है। ओके, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट क्या है? 7 है। ओके, दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट क्या है? यही तो है। कैसे करेंगे? जब ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो वाला हो जाएगा। वॉट? पक्का? ऐसे ही एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। अब इस सबका हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस के अंदर प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करिएगा, मस्त आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, परेशान मत होइए। जो भी अगर आप लोगों को डाउट्स होता है, धीरे 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 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सब डाउट्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी अगर है, होगा तो नहीं 100%, अगर है तो फिर पूछ सकते हैं हम लोग कितनी भी बार, से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम यहाँ पे आपको, आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं उसको निकाल कर बाहर फेंक देना। ओके, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स वाई, इसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 तरीके से। इस तरीके से एक्स वाई, आपने क्या किया, एक रो में दोनों को फिट कर दिया, और क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स वाई 2 रो 1 कॉलम में दोनों को फिट कर दिया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। देखिए एक ही रो में 2 कॉलम में सेट कर दिया दोनों एलिमेंट्स को, या दो मतलब पॉइंट जो है, पॉइंट क्या है? एक्स कॉमा वाई, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास ट्राइंगल है, कोई भी क्लोज फिगर है, उसके वर्टिसेस दिए हुए ए बी सी पॉइंट वाइज, लाइक x1 कॉमा y1, कुछ नंबर दे देते हैं 2 कॉमा 3, 5 कॉमा 7 एंड सी क्या है? 3 कॉमा 8। ऐसा दिया पॉइंट। हम लोग क्या करेंगे? अगर आप आराम से इसको इजिली एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? हमने मान लिया कोई हमारा मैट्रिक्स है x, उसमें x कोऑर्डिनेट को हमने कॉलम में ले लिया, और y मतलब फर्स्ट कॉलम में, और y कोऑर्डिनेट को सेकंड कॉलम में ले लिया। अब x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? 2 5 एंड 3, 2 5 एंड 3। y कॉलम में क्या है? 3 7 और 8, 3 7 और 8। तो पॉइंट को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर दिए? एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हम लोग आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए।
तो पॉइंट्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स में, आप लोगों ने सीख लिया। एक तो यह तरीका हो सकता है, या उसको आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब देखिए x है, किस तरीके से, अब पॉइंट को क्या कर दिया, x को हमने क्या लिया पहले रो में और y को दूसरे रो में। कैसे ले सकते हैं, 2 5 3 और 3 7 8, ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने x और y को कॉलम ले लिया था, यहाँ पे x y को क्या ले लिया, रो ले लिया। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी। यहाँ पे देखिए कितने रो हैं, 3, 1 2 3 रो। कितने कॉलम है, 1 2। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x2 का मैट्रिक्स हो। और कितने एलिमेंट, देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, या तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो कितने एलिमेंट है, 3 into 2 6 एलिमेंट। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है, कितना रो है 2, कितना कॉलम है 1 2 3 कॉलम, कितने एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4 5 6, या डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो 2 into 3, कितने एलिमेंट्स हो गए 6 एलिमेंट। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स का, जो प्रॉब्लम को आसान बना देता है। पक्का, तो नोट डाउन कर लीजिए। लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास रहेगा ना, उसको आराम से सॉल्व कर लेगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसको बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इसी मैट्रिक्स के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, तो आराम से सब समझ में आ जाएगा। परेशान बिल्कुल मत होइएगा आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। कोई मैट्रिक्स है जिसमें मान लीजिए 8 एलिमेंट्स है, एनी मैट्रिक्स, इन एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हमने ले लिया जिसमें क्या है 8 एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट। तब पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल, इस मैट्रिक्स का कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, या कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। सिंपल सा क्या दिया कि 8 एलिमेंट है। आप सोचिए अगर एलिमेंट मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा, रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। हमने हमने क्या बताया था, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n, मतलब mn एलिमेंट होंगे। किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो कितने एलिमेंट होंगे उसमें, 3 इंटू 2, मतलब 6 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे दे दिया है क्या कि एक मैट्रिक्स है, मतलब उसमें 8 एलिमेंट है, तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं, कितने पॉसिबल। अब आप सोचिए कितने पॉसिबल, 1 इंटू 8 एक ऑर्डर हो सकता है, ओके, एक ऑर्डर हो सकता है। 8 इंटू 1 ये भी ऑर्डर हो सकता है। 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2। इसके अलावा कुछ होगा क्या, मतलब कोई ऐसी चीज, दो चीज मल्टीप्लाई करो जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है तो दो चीज के मल्टीप्लाई करने से केवल और केवल 8 होना चाहिए। और जब दो चीज की बात करते हैं तो दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से एलिमेंट 8 आना चाहिए। तो इसके अलावा कुछ और मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 8, इसका मतलब क्या, 1 इंटू 8 का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 8 का मतलब हो गया 1 रो 8 कॉलम, 8 कॉलम हो जाएगा इसमें, समझ में आ गया, 1 इंटू 8 का। और 8 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया, 8 रोज और 1 कॉलम, 8 रोज यहाँ हो जाएंगे, समझ में आ गया। 2 इंटू 4 क्या होता है 8, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, मतलब 2 रोज और 4 कॉलम, 2 रोज 4 कॉलम। और 4 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, 4 रोज 2 कॉलम। तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट है, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, ये सिंपल सा निकाला जा सकता है। पक्का गॉट इट, 100%। हमने क्या किया, अब देखा कि 8 जो है किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, 8 जो है 1 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 क्रॉस 8। अगर 1 क्रॉस 8 है तो 8 क्रॉस 1 भी होगा। 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 8 को 2 से डिवाइड करने में क्या मिलेगा, 2 इंटू 4 मिलेगा, तो 2 इंटू 4 हो गया। अगर 2 इंटू 4 पॉसिबल है तो 4 इंटू 2 ही पॉसिबल होगा। उसके बाद 4 से डिवाइड करो तो सेम ही मिलेगा, इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं। गॉट इट, पक्का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट दे दिया
उसके बाद पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, मतलब कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं, इसमें कितने मैट्रिक्स होंगे। देखिए एक मैट्रिक्स तो ये वाला हो जाएगा 1x8 वाला, दूसरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 8x1 वाला, और तीसरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2x4 वाला, और चौथा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 4x2 वाला। बात समझ में आ गई? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। तो मतलब 8 एलिमेंट से हमने कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं हम लोग? 4 मैट्रिक्स बना सकते हैं। चलिए और देखते हैं, परेशान मत होइएगा। अभी जितने भी कॉन्सेप्ट है बेसिक से सब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पकड़ पकड़ के, तो और अच्छे से हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई 3x2 मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3x2, 3x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, इसको मान, ओके, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। फिर एक और कंडीशन दिया हुआ, क्या, aij इज इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j, यह दिया हुआ है। अब aij मतलब क्या हो गया, यह जो है aij होता है क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, हम बता चुके हैं आराम से एक्सपैंड करके, मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। तो अब पूछ क्या रहा है कि आप जो 3x2 का मैट्रिक्स है उसको फाइंड करिए। तो देखिए अब हम लोग करते क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, क्योंकि 3 रो की बात कर रहा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, क्योंकि 2 कॉलम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जब I1 और J1 होगा, मतलब पहला मान लीजिए I1 A11 हमने फाइंड किया। और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है अच्छे से, मॉड के अंदर अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तब पर भी वो प्लस होता है। ये क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है। इसको कैसे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, 1/2 मॉडुलस ऑफ I माइनस 3j। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव देगा, ओके, गॉट इट। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, क्या क्या एलिमेंट है वो सब फाइंड करते हैं। जब I1 होगा और J1 होगा, I1 J1, इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। चलिए रखते हैं, I की जगह पे 1, J की जगह पे 1 रखा, 3 into 1 3, I माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, पर मॉडुलस के कारण हो जाएगा +2, और यहाँ पे हाफ है, ये +2 मतलब ये 1 हो गया। तब रखते चले जाएंगे, एक एक को रखते चले जाएंगे। ये पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है A12, मतलब A12 पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब J इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 1, यहाँ देखिए I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, रखिए I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 6, क्योंकि 3 into 2 क्या हो जाएगा 6, 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5, पर ये मॉडुलस क्या होगा, उस माइनस को पॉजिटिव बना देगा, तो क्या हो जाएगा 5/2 आ जाएगा। ये क्या लिख देंगे यहाँ पर 5/2, 5/2। अब ये देखिएगा, अगर हम सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, मतलब I2 J1, क्योंकि पहला कॉलम है A2 1, इसका मतलब होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1, मतलब 3 into 1, 3 into 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, पर मॉड है तो माइनस गायब हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 है, तो यह 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 1/2। कोई दिक्कत। A22 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2, ओके, I इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 2 रखेंगे, ओके। अब देखिए 2 माइनस 6 क्या होगा -4, बट मॉड है वहां पर, तो मॉड जो है निगेटिव को क्या बनाता है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 4/2, 4/2 क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 इंटू 4 मतलब 2, 4 क्या है -4 था, पर मॉड ने उसको पॉजिटिव बना दिया, ये क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब देखते हैं ये थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A31, जब I3 होगा J इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूट करिए I3 और J इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 3 कितना होगा 0, 1/2 इंटू 0 कितना होगा 0, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा यार 0, क्यों 3 माइनस 3 0, 0 मॉड क्या होगा 0, 1/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई पक्का। अब देखिए थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम A32 कितना हो जाएगा, अब A32 यहाँ पे A जो है I जो है 3 है और J है वो 2 है, चलिए कर लेते हैं, I3 है J2 है मतलब 6 हो जाएगा, तो -3/2 पर यहाँ पे मॉड है तो +3/2 हो जाएगा। अब आप लोगों को आ गया कि मॉडुलस कैसे ओपन करते हैं, करेक्ट पक्का, नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर मॉडुलस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो हमने ऑलरेडी IIT JEE के लिए पढ़ा चुका हूँ मैं मॉडुलस फंक्शन, तो IIT JEE का जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके आप देख लेंगे, तो मॉडुलस फंक्शन पे हमने ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूँ मैं, उसको आप विजिट करेंगे, सब मॉडुलस फंक्शन से जितने भी आप लोग डाउट होता है सब क्लियर हो जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं उसको देखते हैं। पहला क्या होता है कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। पहला कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। इसे ये देखिए 1 2 3 4, देखिए इसमें एक ही कॉलम है, रो कितने भी हो सकते हैं, रो से मतलब नहीं है, आप देखिए रो कितने हैं 1 2 3 4, 4 रो है, परंतु कॉलम एक है, इसलिए इस ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या होगा, देखिए एक रो 2 3 4, 4 रो हो गया और एक कॉलम है, तो 4x1 इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा, पक्का समझ में आ गया। दूसरा रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स क्या होगा सिंपल, जिसमें एक रो हो, एक रो मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक रो है और कितने कॉलम है देखिए 5 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1x5, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1x5। किसी भी मैट्रिक्स में केवल अगर एक रो है तो उसको क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में केवल अगर एक कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, पक्का नो प्रॉब्लम। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम बराबर है सेम है तो उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए कितने रो हैं 1 2 रो है और कितने कॉलम है 1 और 2, मतलब 2x2 ऑर्डर का हो गया, 2x2 ऑर्डर का, इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर दूसरा देखिए इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए कितने रो है यहाँ पे 1 2 3 और कितने कॉलम है 1 2 3, मतलब 3x3 मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अगर रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे स्क्वायर नहीं होता, लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा बराबर होता है, तो ठीक उसी तरीके से इसमें, और इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे 3 इंटू 3 9, इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे 2 इंटू 2 4, समझ आ गया पक्का 100%, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ओके, जो ये वाला होता है उसको क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, ध्यान दीजिए इसको डायगोनल एलिमेंट ध्यान दीजिएगा।
ओके, डायगोनल, इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। गॉट इट? पक्का, नो प्रॉब्लम। अब पढ़ते हैं फोर्थ वन, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो क्या है, जीरो है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, उसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने भी मैट्रिक्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो सब जीरो है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है। अब दूसरा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई स्क्वायर, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर जो डायगोनल एलिमेंट है अगर इक्वल है, उसी को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने क्या बनाया, 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 कर, देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे 2 2 2 मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम है, या तो 3 3 3 कर लीजिए, या 1 1 1 कर लीजिए, या तो 5 5 5 कर लीजिए, 10 10 10, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो, अब सिंपल सा है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है अगर बराबर हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है अगर वो 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सब 1 1 है, इसको क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो डायगोनल मैट्रिक्स पता होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आराम से हो जाता है। पक्का, गॉट इट? देखिए ऐसा नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है, आराम से आप लोग कर लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गॉट इट? तो क्या होता है, कभी कभार जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ दिया जाता है, पता होना चाहिए। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब जीरो मैट्रिक्स एक और देख लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, यह भी जीरो मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे देखिए केवल एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है मतलब वन रो है, वन कॉलम, वन रो वन कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट है, तो 2 क्रॉस 2, और सब एलिमेंट जीरो है, इसलिए जीरो मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5। सब समझ में आ गया? पक्का? अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एक्सरसाइज, तब थोड़ा सा और हम लोगों को हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अब समझ में आ गया आप लोगों को। एक और देख लेते हैं इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या हो गया, जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, सबसे पहली बात दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है, फिर नेक्स्ट क्या, दोनों मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम है, तभी आप कह सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ 1 2, ये देखिए
यह ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स है, वाई है, ओके, जेड है और डब्ल्यू है, ऐसा है। अब देखिए यह दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? पहली बात, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। एक तो हो गया कि हाँ दोनों ऑर्डर सेम है, हो सकता है इक्वल। और कब इक्वल होगा? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे ए जो है एक्स के बराबर, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बी जो है वाई के बराबर, सेम पोजीशन पे है ना, इसलिए करस्पॉन्डिंग, सी जो है वो जेड के बराबर और जो डी है वो डब्ल्यू के बराबर अगर है, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स के अगर इक्वल हैं और जो दोनों के ऑर्डर अगर सेम है, तभी आप कह सकते हो दोनों क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। राइट, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पे, तब जाके थोड़ा सा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा हम लोगों का। जैसे x प्लस 3, ओके, और हमारे पास है z प्लस 4, 2y माइनस 7, माइनस 6, a माइनस 1, 0, 0 और माइनस 21, b माइनस 3। यह बराबर दिया हुआ है किसके? 0, माइनस 6, 2b प्लस 4, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 21, 6 माइनस 3 माइनस 21, 2y माइनस 2, 2c प्लस 2, 1, ऐसा दिया हुआ है। ओके, 2c प्लस 2, 0 लिख लो, 1 लिख लो, कोई दिक्कत, ऐसा दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? x प्लस 3, z प्लस 4, 2y माइनस 7, माइनस 6, a माइनस 1, 0, b माइनस 3, माइनस 21, 0 इज इक्वल टू, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। कैसे? देखिए, पहली बात, इन दोनों का ऑर्डर सेम है और इक्वल दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ। अब पूछ रहा है कि फाइंड करिए x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c, x, y एंड z। ओके, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड कर लेते हैं। यहां देखिए, यह दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए एक तो यह 3 क्रॉस 3 का है, 3 रो 3 कॉलम, ये भी क्या है? 3 रो 3 कॉलम का है, मतलब दोनों का ऑर्डर बराबर है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर तो होंगे, तभी तो जाके इक्वल दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है? a माइनस 1 है, यहाँ पे a माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 3 है, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, यहाँ से 1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा a की वैल्यू। ठीक, पहले सबसे a b c का फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद x y z का फाइंड कर लेंगे। और b कहाँ है? देखिए b कहाँ है? b माइनस 3 यहाँ पर है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर है, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, तो b को इधर ले जाओ, 4 को इधर लेके आओ, तो b उधर गया तो 2b माइनस b कितना होगा? b, 4 इधर आया तो माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 7, माइनस 3 माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 7। अब c देख लेते हैं, c कहाँ पर है? यहाँ पे देखिए 2c प्लस 2 है, 2c प्लस 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 2c प्लस 2, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 0 है, इक्वल टू 0 लिख दिया, तो 2c इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, c इज इक्वल टू माइनस 2/2 हो गया, तो c इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। a b c की वैल्यू निकल गई हमको। राइट, अब x y z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस 3 पहला एलिमेंट है और यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 3। y देखिए 2y माइनस 7 है, यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2y माइनस 2 है। ओके, y माइनस 2 है, चलिए 2y माइनस 2 ले लीजिए, 2y y मान लीजिए, यहाँ पे y कैंसिल हो गया, तो माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2, तो y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। या तो आप यहाँ पे और अगर सही समझना है कैसे करते हैं तो इधर से देख लीजिए और अच्छे से, और उसके बाद और अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये क्या है? 2y माइनस 7 है और वो क्या? y माइनस 2 है, तो y इधर आया, 7 उधर चला गया, समझना क्या? तो y इक्वल टू 5 हो गया। अगर दोनों y कैंसिल हो जा रहे हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी बस समझने के लिए देखिए, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या था? 2y यहाँ पर भी था, 2y यहाँ पे भी था,
और कहीं y यहाँ पर है ही नहीं है और कहीं y यहाँ पर नहीं है, तो दोनों कट जाता तो वैल्यू क्या होता y का, कुछ भी हो सकता था। बात समझ में आ गई? पक्का 100%? नो प्रॉब्लम। ओके, ध्यान दीजिए। और क्या क्या है? और z है, z क्या है? x, z+4, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? 6, 4 उधर चला जाएगा, क्या बच जाएगा? z = 2। समझ में आ गया? पक्का? तो यहाँ पे x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था? 2y - 7 और 2y - 2 था। ओके, या वहां पे भी आई थिंक 7 ही था, तो दोनों बराबर हो गए, तो y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, और x की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। और अगर आप सेम क्वेश्चन लेते हो तो यहाँ पर y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अगर दोनों तरफ से y कट के हट जाता है, कुछ भी वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ गई? पक्का 100%? नो प्रॉब्लम। या तो अगर यहाँ पे y - 2 है तो 2y - 7 = y - 2 हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये भी कर सकते हैं आप लोग। हमने क्या किया, जो है y की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू फाइंड कर ली, z की वैल्यू फाइंड कर ली, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का यूज करके। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पे, और जो आपके अंदर कौन से डाउट्स है वो खत्म हो जाएगा। तो इक्वालिटी कब होती है? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो और सेम ऑर्डर का हो। अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे दिया है, कोई मतलब ही नहीं है, तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए, तो कुछ जो वैल्यू पूछ रहा है उसको फाइंड कर लेंगे। जैसे हमसे पूछ रहा है 2a + b, क्वेश्चन है 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3d। ये क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है जो कि 4 - 3, 11 और 24 के बराबर है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है। पहले देखिए ऑर्डर क्या है इसका, 2 रो 2 कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का है। ये भी देखिए 2 रो है और 2 कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का है। ऑर्डर सेम है और दोनों इक्वल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 2a + b = 4 हो जाएगा, a - 2b = -3 हो जाएगा। ओके, ये पहला कंडीशन। 5c - d क्या हो जाएगा, 11, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 4c + 3d 24 हो जाएगा। अब ये क्या है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। बस खत्म काम। कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4a + 2b = 8। ऐड करिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5, a की वैल्यू आ जाएगी 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन दिस फर्स्ट इक्वेशन। वंस यू सब्स्टिट्यूट हियर, व्हाट विल गेट, देखिए 2 × 1 + b = 4, तो क्या हो जाएगा, b = 2 आ जाएगा। क्यों, ये 2 × 1 2, उधर चला जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 आ गई। सेम चीज यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे d में जो थर्ड इक्वेशन है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15c - 3d = 33। अब ऐड कर दीजिए, जैसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19c। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 19 57, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। c की वैल्यू 3 आएगी, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में, यहाँ पे रखोगे c 3 तो क्या आ जाएगा, 5 × 15, 11 इधर आ जाएगा, d 4 हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज कर हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि हमको पता है दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों और जो उनके ऑर्डर हैं वो दोनों बराबर हों। बात समझ में आ गई? और प्रीवियस क्वेश्चन वाला ध्यान दीजिएगा, जब दोनों तरफ से y कट के निकल गया, y बचा ही नहीं, तो उसकी y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो y की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ओके, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बस वहां से एक y निकाल दिया था, जिससे कि आपको वैल्यू पता चल जाए कैसे फाइंड करते हैं।
ओके। अभी एक्सरसाइज में ऐसे कुछ टाइप के प्रॉब्लम है और हम अच्छे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, एग्जाम में हम लोग पूरा पूरा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। समझ में आ गया पक्का? हम आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ट्राई करिएगा, इसको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिएगा एक्सरसाइज 3.1 का। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे ही। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, सब कुछ कर लेंगे आप लोग।